कभी सोचा है कि एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी काम कैसे करती है? आज हम इसी बड़ी पिक्चर को समझने के लिए एक विजुअल स्टडी गाइड बनाएंगे, जिससे ये मुश्किल सा लगने वाला सब्जेक्ट एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरू करेंगे अर्थशास्त्र की 2 शाखाओं से, फिर जानेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके बाद हम समझेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसके 4 मेन एक्टर्स कौन हैं, और आखिर में ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट दुनिया को देखते कैसे हैं। उनके पास दरअसल 2 अलग अलग नजरिए हैं। चलिए इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे बड़ा फर्क जो है वो है स्केल का। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स है एक अकेले पेड़ को देखने जैसा, मतलब ये किसी एक इंसान या एक कंपनी के फैसलों को देखता है, जैसे कि किसी एक प्रोडक्ट का दाम क्यों बढ़ गया। और वहीं दूसरी तरफ है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो पूरे जंगल पर नजर डालता है। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक साथ देखता है, जैसे देश में महंगाई या बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। चलिए अब जरा इतिहास में चलते हैं। ये जानना बड़ा मजेदार है कि इकोनॉमिक्स की ये बड़ी तस्वीर वाली सोच यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स आखिर आई कहां से। इसकी अपनी एक कहानी है। तो बात कुछ ऐसी है कि 1930 से पहले एडम स्मिथ जैसे बड़े बड़े विचारों का मानना था कि बाजार को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप सब कुछ ठीक कर लेता है, मतलब अर्थव्यवस्था में सरकारी दखल की कोई जरूरत नहीं है। इस क्लासिकी सोच के हिसाब से जब हर कोई सिर्फ अपना फायदा देखता है तो उससे अपने आप ही पूरे देश का भला हो जाता है। उनका पक्का यकीन था कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में रहती है, यानी जिसे भी काम चाहिए उसे काम मिल ही जाएगा। लेकिन फिर आया साल 1929 और साथ में आई महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन। ये एक ऐसा भयानक आर्थिक तूफान था जिसने सारी पुरानी मान्यताओं को जड़ से हिला दिया और एक नई सोच के लिए दरवाजे खोल दिए। और यहीं पर एंट्री होती है जॉन मेनार्ड कीन्स की। उन्होंने कहा कि जो पुरानी सोच है वो गलत है। इकोनॉमी लंबे समय तक बेरोजगारी में फंसी रह सकती है और उसे बाहर निकालने के लिए एक अलग तरह के विश्लेषण की जरूरत है। बस यहीं से मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। कीन्स का जो पूरा विश्लेषण था वो खास तौर पर एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर आधारित था। तो आगे बढ़ने से पहले ये साफ कर लेते हैं कि आखिर ये होती क्या है। अच्छा, तो इसे समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सीधी साधी 3 हिस्सों वाली परिभाषा है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। देखिए, किसी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की 3 खास पहचान होती हैं। पहली कि जो भी उत्पादन के साधन हैं जैसे फैक्ट्री या मशीनें वो प्राइवेट लोगों के पास होती हैं, सरकार के पास नहीं। दूसरी, जो भी सामान बनता है वो बाजार में बेचने के मकसद से बनता है। और तीसरी, यहाँ काम को भी खरीदा और बेचा जाता है खास कीमत पर, जिसे हम सैलरी या मजदूरी कहते हैं। यही 3 चीजें मिलकर इस सिस्टम की नींव रखती हैं। ठीक है, तो परिभाषा तो हमें समझ आ गई। अब देखते हैं कि इस पूरी कहानी के 4 सबसे बड़े खिलाड़ी कौन कौन हैं जो इस सिस्टम को चलाते हैं। तो ये 4 खिलाड़ी हैं। पहला, फर्म्स यानी कंपनियां जो सामान बनाती हैं। दूसरा, परिवार या हाउसहोल्ड्स, मतलब हम और आप जो सामान खरीदते हैं और काम करते हैं। तीसरा, सरकार जो नियम कानून बनाती है। और चौथा है बाहरी क्षेत्र यानी बाकी दुनिया के साथ हमारा लेन देन या व्यापार। ये चारों मिलकर ही पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं। तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स को परिभाषित कर लिया, इसके हिस्से भी समझ लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें इससे क्या, ये सब जानना हम सब के लिए इतना जरूरी क्यों है। असल में मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें यही बड़ा सवाल समझने में मदद करता है। सरकार की नीतियां, बड़ी बड़ी कंपनियों के फैसले, ये सब मिलकर हमारी रोज की जिंदगी पर, हमारी जेब पर कैसे असर डालते हैं। जैसे क्या चीजें महंगी होती जा रही हैं, क्या नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है, क्या देश की तरक्की हो रही है। इन सभी सवालों का जवाब मैक्रो इकोनॉमिक्स में छिपा है। जब हम इसे समझते हैं तो हम खबरों को, राजनीतिक बहसों को और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाले आर्थिक उतार चढ़ाव को कहीं बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो इन सब बातों को जानने के बाद अब एक आखिरी सवाल पर सोचते हैं। इन सारे हिस्सों को एक साथ रखकर देखें तो आज हमारे देश की इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। ये सवाल हमें अपने आसपास की दुनिया को और भी गहरी नजर से देखने के लिए एक नई दिशा देता है।